हाँ, हेलो एवरीवन। हम लोग मैथ्स का 2021 का पेपर हल कर रहे हैं। कौन सा साल का? 2021 का। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आया है। एक समीकरण निकाय दे रखा है, सिंपल a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। एक समीकरण युग्म दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा यदि अद्वितीय हल की शर्त बतानी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन ए, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, तभी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी जगह यदि आता अनंत हल होंगे, अगर ये आता अनंत हल तो हम क्या लिखते? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर अनंत हल की शर्त आती। और यदि ये शर्त आती कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो हम क्या लिखते? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ठीक है, कोई हल नहीं होने की शर्त ये होती है। 2021 में अद्वितीय हल की शर्त आई। हो सकता है किसी और साल इनमें से कोई और शर्त पूछ ले, तो हमें ये तीनों शर्त आना चाहिए। अब इसका दूसरा प्रश्न था, बहुपद 2x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। इस बहुपद के शून्यकों की, ये एक बहुपद दिया है और हमसे क्या पूछा है? इस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो हमें इस बहुपद की घात देखना होगी। इस बहुपद की घात कितनी है? 3। घात 3 है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 3 होगी। बहुपद की घात से ही उसके शून्यकों की संख्या पता चलती है। फिर इसका तीसरा सवाल है, एक एपी दी हुई है 12,7, 2, ऋण 3 और हमसे इस एपी का सार्वंतर पूछा है। तो एपी का सार्वंतर कैसे निकलेगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 12 तो ऋण का 5। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद में से पहला पद घटा देते हैं। सार्वंतर को डी से निरूपित करते हैं, तो डी का मान क्या आया? 7 ऋण 12, तो बड़ी संख्या ऋण वाली है इसलिए ऋण का 5। अब चौथा सवाल, द्विघात समीकरण है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसके विविक्त कर का मान 0 दे रखा है। विविक्त कर का मान कितना है? 0। तो इस द्विघात समीकरण के क्या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे? बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब विविक्त कर का मान 0 होता है तो समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, और यदि धनात्मक होता तो भिन्न वास्तविक मूल होते। अब इसका अगला सवाल है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम एक वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। ऑप्शन क्या सही जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक।
अपरिमित रूप से अनेक। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, क्योंकि हम इस वृत्त पे तो जितनी चाहें उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला रिक्त स्थान है दो बहुपदों का योग। तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या आएगा? एक बहुपद होता है। दो बहुपदों का योग भी क्या होता है? बहुपद। किसी घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर एक। द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तीन माध्यक बराबर बहुलक धन दो माध्य, और सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये हमारे सारे रिक्त स्थान हो गए। अब सत्य असत्य देखते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, सत्य। √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। हाँ होती है। यदि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचे तो इनकी लंबाइयां समान होगी, सत्य। 2, 4, 8, 16 क्या ये एक एपी है? मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 बचेगा। सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु। प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है, तो प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। हाँ होती है, सत्य। और एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x वर्ग धन y वर्ग होती है, यह भी सत्य। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र यही है, √x वर्ग धन y वर्ग। √5 अपरिमेय संख्या है, राइट। बाह्य बिंदु से आने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, सत्य। 2, 4, 8, 16 ये तो कोई एपी नहीं है। प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है, सत्य। एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x वर्ग धन y वर्ग है, सत्य। बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। किसी घटना की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग एक होता है। द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल। त्रिघात होती तो 3 मूल, रेखिक होती तो 1 मूल। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, और सभी वर्ग समरूप होते हैं। ओके। अब हमारे पास इस वर्ष का सही जोड़ी वाला प्रश्न है। तो मैंने इधर गलत वाले नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यह ऑप्शन हमें मिलेगा ही सही कॉलम बी में। टेन 60 डिग्री का मान √3। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और 1 धन टेन वर्ग थीटा क्या होता है? सेक वर्ग थीटा। ये मैंने सही जोड़ी को व्यवस्थित बना दिया। साइन 0 का मान 0, टेन 60 का √3, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, कॉस 60 बराबर 1/2, 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। अब जो पांचवा प्रश्न है, जिसके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। उन्होंने त्रिज्या को r बोला है, तो क्षेत्रफल होगा πr वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr वर्ग। अगला x धन y बराबर 5। x और y को जोड़ें तो कितना आ रहा है? 5। उसमें से x का मान 1 है। x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा? 4। 1 धन 4 बराबर 5, अनुमान लगाया जा सकता है। गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr3। यदि यह अर्धगोले का आयतन होता तो 2/3 πr3 लिखते। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र, तो बहुलक का सूत्र z बराबर l धन मंझला कोष्ठक f1 - f0
बटा 2f1 ऋण f0 ऋण f2 गुणा h। ये बहुलक का सूत्र है। त्रिज्य खंड की परिभाषा लिखनी है। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या होती है? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड होता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे ये वृत्त, इसकी ये दो त्रिज्याएं हो गई, तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और ये चाप हो गया, तो इस चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये त्रिज्य खंड। ठीक है, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये सही जोड़ी, सही विकल्प हमारे ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो। इसके बाद हम 2-2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे। ओके बेटा, अब हमारे पास छठा प्रश्न है 2-2 नंबर वाला, जिसमें हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 140 को, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 में सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। इकाई का अंक 0 है और 2 से भाग दिया जा सकता है। तो 2 का पहाड़ा कब तक बोलना है? जब तक एक तो आएगा नहीं 2 के पहाड़े में, तो जब तक 14 नहीं आ जाए। 2 सते 14 होता है, तो कितनी बार भाग गया? 7 बार। 0 ऐसे ही लगा दी, फिर इकाई के अंक में 0 है, फिर 2 से भाग दिया जा सकता है। अब 2 से भाग किस में देंगे? 7 में। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 पे ही रुक जाएंगे क्योंकि 2 चौक 8 इस 7 से बड़ा हो जाएगा। तो कितनी बार भाग गया? 2 तिया 6, 3 बार। देना 7 में था तो 1 बच गया। अब 10 में दिया 2 से भाग, तो 2 पंजे 10, अब है 35। 35 इकाई का अंक 5 है, तो 5 से भाग दे सकते हैं। 5 सते 35 और आखिरी में 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी सवाल का अथवा वाला सवाल है, छठे का ही अथवा, जिसमें हमें 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। किस किस का? 8, 9 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले 8 के गुणनखंड करें, 9 के गुणनखंड करें और 25 के गुणनखंड करें। 8 का गुणनखंड 2 से भाग दे दो 8 में, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। अब 9 को तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 25 में 5 से भाग दोगे, 5m 25, 5 एकम 5। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, तो जो इनका एलसीएम होगा वो इन संख्याओं के ही गुणनफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 8, 9 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके गुणनखंड 2 हैं, तो ना तो ये 9 का गुणनखंड है ना 25 का है। 9 के गुणनखंड 3 और 3 है, तो ये 8 और 25 में नहीं आ रहा। 25 का गुणनखंड 5, ना 8 का गुणनखंड है ना 9 का, तो इनका एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही हो जाएगा। तो हम पहले 8 और 25 का गुणनफल कर लेते हैं। 25 अठे 200 गुणा 9, तो 9 दूना 18, एलसीएम हो गया इनका 1800। अब इसके बाद 7वां सवाल, है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
शून्यकों का योग कितना दिया है, ऋण 3, तथा शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 2 है। हमें इससे एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा। इससे हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अब शून्यकों का योग मतलब ये अल्फा धन बीटा का ही मान है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब ये अल्फा बीटा का ही मान है। तो बस यहाँ बराबर का निशान लगाया, एक्स वर्ग, ये ऋण ऐसा ही, योग कितना है, ऋण 3 है, तो एक ऋण पहले से लगा है, एक ऋण ये, तो ये धन 3x हो जाएगा। इसमें हमेशा ध्यान रखो, जो शून्यकों का योग होता है ना, उसका चिन्ह बदल, यहाँ ऋण 3 है तो इस सूत्र से ये धन 3x हो जाएगा, और फिर ये निशान ऐसा ही, गुणनफल कितना है, 2 है, तो ये 2 लिख दिया। अब ऐसे अपरिमित बहुपद हो सकते हैं, तो कोष्ठक लगा के बाहर के लगा, क्योंकि इस तरह के अपरिमित या अनंत बहुपद होंगे जिनके शून्यकों का योग ऋण 3 तथा गुणनफल 2 हो। ठीक, अब इसका अथवा वाला सवाल करेंगे। सातवें का अथवा सवाल है, एक हमें ग्राफ दे रखा है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक y बराबर px का ग्राफ दिया है जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। ये y बराबर px का ग्राफ है और हमसे पूछा है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ जो y बराबर px है, इसका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, ये प्रतिच्छेद नहीं करता, अतः px के शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो। यदि यह px ऐसे x को काटते हुए जाता तो हम बोलते शून्यकों की संख्या 1 हो, या हम गिनते कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है। अब इसका 8वां सवाल, जो प्रश्न संख्या 8 है उसमें क्या बोला है, बिंदुओं 2,3, तो मैंने इस बिंदु को A मान लिया, बिंदु है 2,3, और एक और बिंदु है 4,1, इसको B मान लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो A और B मान लिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी AB बराबर क्या सूत्र होगा, वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ये दूरी का सूत्र होता है, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो ये बिंदु x1 y1 हो गया, ये बिंदु x2 y2 हो गया। अब दूरी का सूत्र बराबर वर्गमूल, कोष्ठक x2 का मान 4 है तो 4 लिख दिया, ऋण x1 का मान 2 है तो 2 लिख दिया और वर्ग लगा दिया। x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 का मान 1 है, ऋण y1 का मान 3 है, तो 1 ऋण 3 का वर्ग हो गया। अब इस कोष्ठक में घटा दो संख्याओं को, 4 में से 2 घटाया तो 2 का वर्ग धन 1 में से 3 घटाया तो ऋण 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग क्या होता है,
4, और ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है, तो वर्गमूल 4 धन 4, उत्तर कितना आ जाएगा 8। मैंने 8 का गुणनखंड करा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये वाला 2 इस वर्गमूल से बाहर निकल गया, तो दूरी कितनी आ गई ए बी की 2√2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मिली 2√2। ठीक, अब इसका अथवा करेंगे। तो 8वें का अथवा वाला सवाल है, बिंदुओं ए 8वें का अथवा, बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2, ये दो बिंदु दे रखे हैं, a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, तो ये इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया AB, को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P, ये एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y लेना है, और P से B को क्या करता है m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है आंतरिक रूप से। तो हमें इस P x y के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें एक तो x निर्देशांक निकालना है और एक y निर्देशांक। तो पहले x निर्देशांक निकालें, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है x निर्देशांक का m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, और y निर्देशांक का क्या सूत्र है m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2, ये होता है x और y निर्देशांक का सूत्र। तब x1 y1 की जगह तो हमें x1 y1 रखना है, x2 y2 भी ऐसे, बस m अनुपात m1 अनुपात m2 लेते हैं, तो m1 का मान m रखेंगे, m2 का मान n रखेंगे। तो जहां m1 है वहां मुझे क्या लिखना है m गुणा x2 धन m2 की जगह n लिखूंगा गुणा x1 बटा m धन n, और फिर इधर m1 की जगह m गुणा y2 धन n गुणा y1 बटा m धन n। तो ये बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x आया mx2 धन nx1 बटा m धन n, कॉमा इसका y निर्देशांक क्या आया my2 धन ny1 बटा m धन n, ये इसका y निर्देशांक हो गया। ठीक है बेटा, हाँ पढ़ लो पढ़ लो। चलो इसका 9th वाला क्वेश्चन, नाइन्थ प्रश्न प्रायिकता का आया है। इस प्रश्न में क्या बोला है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पहले फलक पर A लिखा है, दूसरे फलक पर B, तीसरे फलक पर C, फिर चौथे फलक पर D, फिर 5वें फलक पर E और 6ठे फलक पर A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो A के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस पासे को कितनी बार फेंकना है, एक बार, तो कुल कितने फलक हो सकते हैं हमें प्राप्त 6, तो यहां लिख लेते हैं पासे पर कुल परिणामों की संख्या, कितने फलक हैं इस पर 6, तो पासे पर कुल परिणामों की संख्या 6, या संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 6। अब A कितने पासों पर फलकों पर है 2, तो A के फलकों की संख्या बराबर 2।
तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए के फलकों की संख्या अनुकूल परिणाम है और कुल संभावित परिणाम 6 है, तो 2/6 मतलब 1/3। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/3। नाइन्थ का जो अथवा सवाल है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62 और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो इसको मैंने PS बराबर 0.62 लिख दिया। हमें रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो PR बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये दोनों, जब दो ही लोग टेनिस का मैच खेल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की संपूरक घटनाएं हैं। तो संपूरक घटनाएं हैं, तो इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होगा। एस के मैच जीतने की प्रायिकता धन आर के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। अब मुझे आर मतलब रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 1 ऋण संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, तो बराबर 1 ऋण संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है 0.62। अब बेटा अगर अपने को ये घटाने में दिक्कत आती है ना दशमलव वाली संख्या को एक में से, तो आपको कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो उतनी शून्य वाली संख्या मतलब 100 में से 62 घटा दो। 100 में से क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, तो यहाँ 38 लिख दो और 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.38। एक में से यदि 0.62 घटाएंगे तो भी यही आएगा। मैंने केवल हेल्प के तौर पर क्या करा, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 100 में से घटाऊं। अगर दशमलव के बाद 1 अंक होता, 0.6 को यदि घटाना होता, तो मैं 10 में से 6 को घटा देता 4, तो मेरा उत्तर 0.4 हो जाता। ठीक। 10वां प्रश्न है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता एक इक्का होगा। तो यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52, और ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4। 4 इक्के होते हैं, लाल पान, काला पान, ईंट और चिड़ी। तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, तो उसके इक्के होने की प्रायिकता, तो इक्कों की संख्या 4, तो ये तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52। तो प्रायिकता का सूत्र होता है पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो मैंने ई को इक्के के लिए ए लिख दिया। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 बटा कुल परिणाम है 52। इक्के 4 होते हैं और कुल पत्ते 52 दिए, तो 4 को 52 से काट दो, 4 एकम 4, नीचे भी 4 एकम 4, एक बच रहा है, 5 में से 4 गया तो 4 3 12, तो उत्तर आ गया 1/13। ठीक है। अब इसका अथवा देखते हैं। अथवा है, एक बक्से में 3 नीले, इसी 10वें प्रश्न का अथवा है, एक बक्से में 3 नीले, तो नीले कंचों की संख्या बराबर दे रखी है 3, केवल हमको उतारना है। सफेद कंचों की संख्या 4, सफेद कंचों की संख्या कितनी दी है? 4,
और लाल कंचों की संख्या है 4, सॉरी सफेद कंचों की संख्या दे रखी है 2 और लाल कंचों की संख्या दी है 4। तो इनको जोड़ के कुल कंचों की संख्या लिख लो। तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो गई, इनको जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 4 9। तो एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो P कोष्ठक में कौन सा कंचा चाहिए हमको, सफेद कंचा। तो सफेद कंचों की संख्या लिख लो। सफेद कंचे कितने हैं, 2 बटे कुल कंचे कितने हैं, 9। प्रायिकता में हमेशा बटे में कुल कंचे आएंगे। तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/9। ठीक। अब 11वां सवाल, 11वें सवाल में टेन ए का मान दे रखा है 4/3। तो हमें साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। टेन ए का मान कितना दे रखा है, 4/3। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। टेन के साथ कोण कौन सा है, ए। तो ए को यहीं पे बनाओ ताकि लंबकर्ण आधार नहीं बदलना पड़े। ये बी ले लिया, इसको सी ले लिया। हमेशा जो न्यून कोण दिया है उसको यहीं पे बनाने की कोशिश करो। तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मान लेते हैं, इसकी संलग्न भुजा को आधार मान लेते हैं और समकोण के सामने वाले निशान को, सॉरी सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब टेन थीटा का सूत्र हमें पता है। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब का मान हो गया 4, 4 का अनुपात है मतलब 4 के गुणनफल के बराबर होगा और आधार का मान 3 का गुणज होगा, लेकिन हमने 3 ही ले लिया। हमें निकालना है कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का तो मान ज्ञात करना है, लंब का मान 4 है तो 4 का वर्ग धन आधार का मान 3 है तो 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 धन 3 का वर्ग 9। तो 16 और 9 25। किसका मान आया, ये कर्ण के वर्ग का। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25। तो कर्ण बराबर 5। अब हमें किसके मान ज्ञात करने हैं, साइन ए और कॉस ए के। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 4 बटा कर्ण का 5 और कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, 3 बटा कर्ण 5। तो ये साइन ए और कॉस ए के मान आ गए। इसका अथवा सवाल देखते हैं। अच्छा, मैंने अथवा वाला पहले कर दिया यहाँ। ग्यारहवें का अथवा है, हमें मान ज्ञात करना है साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री। ऐसे सवाल उतारा, बराबर का निशान लगा। अब इनके मान देखते हैं हम। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 गुणा कॉस 30 का। जो साइन में 60 का मान होता है कॉस में 30 का भी वही मान होगा, √3/2 धन, अब इधर √3/2 √3/2 तो इसे याद रख सकते हैं, इधर 1/2 आएगा। अब जो साइन में 30 का है कॉस में 60 का भी वही होगा, 1/2। पहले हमेशा गुणा किया जाता है, तो इन दोनों का गुणा, इधर इन दोनों का गुणा। तो √3 का √3 में गुणा करा तो 3/2 का 2 में गुणा करा तो 4 धन 1 का 1 में गुणा करा तो 1/4।
अब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, हर एक जैसा है तो बटे में 4 लिख दो, हर में एक जैसी संख्या है, ऊपर 3 और 1 को जोड़ दो, तो 4/4 मतलब उत्तर क्या आएगा 1। हाँ मैडम आ गया मेरे पास, कौन लाया? अब 12वां प्रश्न है, बिंदुओं ए ऋण 3, 10 और बी 6, ऋण 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड खींचना है, को बिंदु ऋण 1, 6, ये बीच में एक बिंदु P लिया मैंने, ऋण 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बीच वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें ज्ञात करना है कि ये बिंदु P इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बिंदु x1 y1, ये बिंदु x2 y2 और इस बिंदु को क्या मान लिया x, y। अब ये बिंदु P इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैंने मान लिया माना अनुपात के अनुपात 1 है। माना अनुपात क्या है, के अनुपात 1 है। P इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैंने क्या मान लिया के अनुपात 1, जो कि हम M1/M2 लेते हैं। अब जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम या तो x वाला सूत्र लगाएंगे या y वाला, कोई भी एक सूत्र से काम हो जाए। मैं x वाला सूत्र लगा रहा हूं, तो x बराबर सूत्र होता है m1x2 धन m2x1 बटा m1 धन m2। ये होता है x का मान ज्ञात करने का सूत्र या x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें x का मान पहले से ऋण 1 दिया है, तो ऋण 1 लिख लिया बराबर m1 का मान k है गुणा x2, x2 का मान 6 है धन m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान ऋण 3 है बटा k धन 1। हमने इस सूत्र में मान रख दी है, x का मान निकालना नहीं है, पहले से ऋण 1 दिया। अब इस k धन 1 का गुणा इधर ऋण 1 में करेंगे, तो ऋण 1 कोष्ठक में k धन 1 बराबर k का गुणा 6 में करा तो 6k, 1 का गुणा ऋण 3 में करा तो ऋण। अब ऋण 1 का गुणा कोष्ठक में करा तो ऋण 1 के ऋण 1 का अंदर गुणा कर रहे हैं, चिन्ह बदला, बराबर 6k माइनस 3। अब k वाले सजातीय पदों को एक तरफ करो, तो ऋण के 6k इधर आया तो ऋण 6k बराबर ऋण 3 और ऋण 1 उधर गया तो धन, तो ये हो गया ऋण का 7k बराबर ऋण का 2। दोनों तरफ ऋण के निशान कट गए तो k बराबर 2/7, तो अनुपात क्या आ गया 2:7। अतः अनुपात क्या हुआ 2:7 का अनुपात। P ने AB को किस अनुपात में विभाजित करा 2:7 के अनुपात। इसका 8वां वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा में है यदि 12वें का अथवा, यदि Q एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 0,1, Q 0,1 बिंदुओं P 5, ऋण 3 और R x, 6, R के निर्देशांक हैं x, 6 से समदूरस्थ है। जो बिंदु Q है वो बिंदु P और R से समदूरस्थ है। हमें एक बार Q की P से दूरी निकालना होगी, एक बार Q की R से दूरी निकालना होगी, और ये दोनों दूरियां बराबर दे रखी है। जो बिंदु Q है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो एक बार Q और P की दूरी निकालेंगे, एक बार Q और R की दूरी निकालेंगे, दोनों दूरियों को बराबर रखेंगे। तो Q के निर्देशांक 0,1, एक बार Q की दूरी P से निकाल रहा हूं, P के निर्देशांक 5, ऋण 3, तो ये x1 y1, इसको x2 y2, Q और P के बीच दूरी का सूत्र लगाया, QP बराबर वर्गमूल
x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, तो बराबर x2 का मान 5 ऋण x1 का मान 0 का वर्ग धन y2 का मान ऋण 3 ऋण y1 का मान 1 का वर्ग। तो 5 में से 0 घटाया तो 5 का वर्ग, ऋण 3 और ऋण 1 ऋण 4 का वर्ग। तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और ऋण 4 का वर्ग हो गया 16। 25 में से 16 जोड़ा तो वर्गमूल 41। तो Q और P के बीच की दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 41। अब Q और R की दूरी निकालो। तो Q के तो वापिस 0,1 और R के निर्देशांक है x, 6। हमने पहले Q और P की दूरी निकाली, अब Q की दूरी R से निकालना है। तो सूत्र तो यही लगेगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 ऋण x1 का वर्ग मतलब x में से 0 को घटाना है, वर्ग धन 6 ऋण 1 का वर्ग, ये बराबर x में से 0 गया तो x, किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो संख्या ही बचेगी, वर्ग ऐसा ही। 6 में से 1 गया तो 5 और वर्ग ऐसा ही। अब x का वर्ग ज्ञात करना नहीं आता तो ऐसे ही लिख दिया, धन 5 का वर्ग होता है 25। तो Q और R के बीच की दूरी क्या आ गई, वर्गमूल x वर्ग धन 25। अब प्रश्न में क्या बोला है, जो दूरी QP और QR है वो बराबर है, Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रश्न से जो दूरी QP है वो किसके बराबर है, दूरी QR की। तो QP दूरी आई है वर्गमूल 41 और QR दूरी आई है वर्गमूल x वर्ग धन 25। तो वर्गमूल से वर्गमूल का निशान हट गया, या हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। तो इधर आपके पास बच रहा है 41 बराबर x वर्ग धन 25। धन का 25 इधर आएगा तो ऋण 25 हो जाएगा। तो 41 ऋण 25 बराबर x वर्ग। 41 में से 25 घटाया तो 16 बराबर x वर्ग, या x वर्ग बराबर 16। तो x बराबर वर्गमूल 16। अब x तो निर्देशांक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो x का मान धन में भी हो सकता है ऋण में भी हो सकता है। तो x के मान क्या होंगे, धन ऋण 4। यही पूछा था हमसे। तो x के मान ज्ञात कीजिए, तो x के मान क्या आ गए, धन ऋण 4। अब इसका 13वां प्रश्न करेंगे। अब हमें 13th प्रश्न करना है जो कि प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो हमने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O, एक बाह्य बिंदु ले लिया मैंने P, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया A, ये स्पर्श बिंदु हो गया B। तो प्रमेय क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यहां दिया है तो मैंने लिख लिया। हमने 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी खींची है, PA तथा PB। तो हमने लिख दिया PA तथा PB वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। कौन सी स्पर्श रेखाएं, PA तथा PB। तो PA बराबर PB, इनकी लंबाइयों को बराबर सिद्ध करना है। रचना, हमें एक मन से इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ेगी O से। हमने एक तो O को A से मिला दिया, एक O को B से मिला दिया
और एक O को P से मिला लिया। मैंने किस किस को मिला लिया? केंद्र से स्पर्श बिंदु A को, केंद्र से स्पर्श बिंदु B को और केंद्र से बाह्य बिंदु P को। हमने OA, OB तथा OP को मिलाया। ये OA और OB त्रिज्या है और इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ या उत्पत्ति। तो हमें दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, एक तो AOP, एक त्रिभुज क्या लेना है? AOP, और एक त्रिभुज लेना है BOP। ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में कौन से दो त्रिभुज लिए? AOP तथा BOP में हमें सबसे पहले ये देख सकते हैं, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो कोण एक जो बन रहा है इस त्रिभुज में वो 90 डिग्री का है। त्रिभुज BOP का कोण 2 भी इसीलिए 90 डिग्री का है। ये दोनों कोण कैसे हो गए? 90 डिग्री। फिर OP जो है वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो मैंने लिख दिया OP बराबर OP, दोनों त्रिभुज में दिख रही है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ या कॉमन है। और फिर हमें क्या दिख रहा है? OA जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर OB त्रिज्या। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को कंसीडर किया था, AOP तथा BOP को, और हम RHS सर्वांग समता नियम से देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम हो रहे हैं। कौन से? त्रिभुज AOP किसके साथ सर्वांग सम आ गया? त्रिभुज BOP के साथ। हमने इन दोनों त्रिभुजों को देखा तो ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गए। तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं? जो इस त्रिभुज की भुजा AP होगी वो किसके बराबर होगी? इस त्रिभुज की भुजा BP के। तो AP बराबर BP, या इसको लिख सकते हैं PA बराबर PB। हमें यही सिद्ध करना था। आ जाओ। अब प्रश्न नंबर 13 का अथवा, यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये वृत्त, इसका केंद्र O ले लिया। यदि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये एक बिंदु Q है जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। मुझे पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर समलंब होती है। तो हमने चित्र बना लिया। बिंदु Q से, मतलब Q बाह्य बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या की लंबाई क्या हो? हमें R का मान ज्ञात करना है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ये लंबवत का साइन लगा दिया, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या QP। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती है, तो कर्ण का मान हो गया 25, तो 25 का वर्ग बराबर लंब का मान हो गया R, तो R का वर्ग
धन आधार का मान हो गया 24, तो 24 का वर्ग। अब 25 का वर्ग मतलब 25 गुणा 25, जब 25 में 25 का गुणा करोगे तो आएगा 625, तो 25 का वर्ग हो गया 625 बराबर आर का वर्ग आर वर्ग, और 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576। अब 576 इधर धन में है, इधर आएगा तो ऋण में, तो 625 ऋण 576 बराबर आर वर्ग। 625 में से 576 घटाया तो 49 बराबर आर वर्ग, या आर वर्ग बराबर 49, तो आर बराबर वर्गमूल 49। और बार तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो 49 का वर्गमूल केवल धनात्मक लिखेंगे, तो आर का मान आया 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे पिछले सवाल में √16 को धन ऋण 4 लिखा था क्योंकि वो निर्देशांक था। यहाँ त्रिज्या की लंबाई, तो लंबाई तो धनात्मक होगी, तो 7 सेंटीमीटर लेना है। ये हुआ प्रश्न नंबर 13। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रश्न नंबर 14, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण कितना है? 60 डिग्री। और पाई का मान इन्होंने हमें लेने के लिए बोला है 3.14। पाई का मान क्या लेना है? 3.14। ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। यहाँ थीटा का मान 60 है बटा 360 गुणा पाई का मान 3.14 रखना है, गुणा आर का मान 6 है, तो 6 गुणा 6, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6। यहाँ शून्य से शून्य काट दो, 6 से 36 काटेंगे तो 6 कम 6 छाई छाई 36, बचा हुआ लिख रहा हूं मैं 1/6 गुणा 3.14 गुणा 6 गुणा 6। अब इस 6 से ये 6 भी कट गया, गुणे में है तो, और यहाँ दशमलव हटाई तो नीचे 2 शून्य लगा दिया, तो अब मेरे पास बचा 314 गुणा 6/100। अब हम इस 100 को नहीं काट रहे, यहाँ से शून्य हटा के दशमलव लगा देंगे। बस 6 का गुणा कर लो, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 1884/100। अब ये 2 शून्य काटी तो यहाँ दशमलव लग गए, तो क्षेत्रफल आ गया 18.84 सेंटीमीटर वर्ग। ये उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया। ठीक है, अब इसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा में वृत्त वाले अध्याय से प्रश्न दिया हुआ है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो ये प्रश्न अब हमारी बुक में से, सिलेबस में से हट गया, तो हम इसको नहीं कर रहे, हम केवल वो वाले प्रश्न कर रहे हैं जो अभी भी सिलेबस में है। अब ऐसे ही 15वां का पहला प्रश्न सिलेबस में है, दूसरा हट गया, तो पहला वाला प्रश्न कर लेते हैं हम। ये है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हमें √3 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो जब भी हमें किसी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम पहले इसे क्या मानेंगे? परिमेय। इसका कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, विरोधाभास लगाएंगे। तो √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं इसको क्या मानूंगा? माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध अपरिमेय करना है। मुझे जाना लेफ्ट में है, लेकिन मैंने रास्ता कौन सा पकड़ लिया? राइट में जाने का।
जाना उल्टे हाथ की तरफ है, मैंने रास्ता पकड़ लिया सीधे हाथ की तरफ जाने। अब चलते चलते गलत जगह पहुंच जाऊंगा, वहां समझ में आ जाएगा कि यार इधर तो नहीं आना, मतलब सही रास्ता अपरिमेय वाला या उल्टे हाथ का। तो मैंने √3 को एक परिमेय संख्या मानी। अब हमें पता है जो भी परिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया √3 बराबर a/b, जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सरलतम रूप में है। a तथा b जो है वो सह अभाज्य है, जहां a तथा b सह अभाज्य है और b जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। ए तथा बी सह अभाज्य है, मतलब इनका HCF एक है। या जैसे कोई संख्या है 15/5, या इसको हम कर देते हैं 25/15, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये 5 से काटने के बाद 5 25, 5 3 15। तो हमने a/b को इसी रूप में माना कि ये और कट नहीं सकती, अपने सरलतम रूप में लिया। तो हमारे पास, एक बार और स्टार्टिंग से कर रहा हूं इसको मैं, √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मैंने पहले क्या मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब बटे में कभी भी शून्य नहीं आता, और a तथा b को क्या माना है, सह अभाज्य। या तो हम ये लिख सकते हैं a तथा b सह अभाज्य है, या हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं HCF AB बराबर a। इनमें से कोई सी भी एक शर्त ले सकते हो। अब मैं सिंपल इस b का गुणा √3 में कर दूंगा, तो ये b √3 बराबर बन जाएगा a। तिर्यक गुणा करा। अब मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर रहा हूं, इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इधर b का वर्ग होगा b वर्ग, √3 का वर्ग होगा 3, तो ये बन जाएगा 3b वर्ग। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बराबर में a का। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, a वर्ग बराबर 3b वर्ग। अब इस 3 को बटे में ले जा रहा हूं, तो ये b वर्ग बराबर a वर्ग बटा 3। एक बार फिर शुरू से देखते हैं, हमें √3 को सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। हमने उसको क्या मान लिया, परिमेय। परिमेय माना तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, तो b √3 बराबर a, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो इधर हो गया b का वर्ग गुणा 3 बराबर a का वर्ग। जैसे ही वर्ग करो वैसे ही समीकरण 1 नाम दे दो। अब 3 को उधर बटे में ले गए जो गुणे में था, तब यहां मुझे दिख रहा है कि जो 3 है वो a वर्ग को विभाजित करता है। जैसे मान लो दो संख्याएं ले रहा हूं मैं, एक 9 और एक इस 9 का वर्ग मतलब 81। अब जैसे 3 81 को विभाजित करता है, 3 81 को विभाजित करता है, तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। या हम देखते हैं 16 2 से विभाजित होता है, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। तो ऐसे यहाँ a वर्ग किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। जैसे यहाँ पे 81 3 से विभाजित हो रहा है, तो 81 9 के वर्ग मतलब 9 से भी विभाजित होगा। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग, तो 2 4 वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिख देते हैं 3 a वर्ग को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। तीन ए को भी विभाजित करेगा, 3 a वर्ग को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 a वर्ग को विभाजित करता है, तो उत्तर b वर्ग दे रखा था। अब जैसे 3 9 को विभाजित करता है, तो उत्तर 3 आता है। 3 27 को विभाजित करता है, तो उत्तर 9 आता है।
3 18 को विभाजित करता है तो उत्तर 6 आता है। तो यहाँ पर 3 किसको विभाजित कर रहा है? ए को। तो 3, बेटा उधर मैडम से ले लो, 2 मिनट रुक जा। 3 ए को विभाजित करता है तो भी सामने कुछ ना कुछ उत्तर आना चाहिए, तो मैंने उस उत्तर को सी मान लिया कि जब 3 ए को विभाजित करेगा तो उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। तो जब 3 ए को विभाजित करेगा, मैं इस 3 का गुणा उधर कर रहा हूं, तो ये ए बराबर हो जाएगा 3 सी। ए 3 का तिर्यक गुणा कर दिया। अब इसमें दोनों पक्षों का वापिस वर्ग करेंगे। ए बराबर 3 सी मिला है मुझे, मैं फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं। तो इधर हो जाएगा ए का वर्ग, इधर 3 का वर्ग 9 और सी वर्ग ऐसा ही। ये ध्यान रखो, मैंने पहले वर्ग करवाया था तो समीकरण 1 नाम देने को बोला था, अब वर्ग करवाया है तो इस समीकरण का प्रयोग करो। ए वर्ग का क्या मान था? 3b वर्ग। तो यहाँ ए वर्ग की जगह हम लिख रहे हैं 3b वर्ग। जहां ए वर्ग लिखा है वहां 3b वर्ग लिख सकते हैं, बराबर 9c वर्ग। तो यहाँ 3 से 9 को काट दिया 3 बार, तो मुझे मिल गया b वर्ग बराबर 3c वर्ग। b वर्ग का क्या मान मिल गया? 3c वर्ग। तो अब ये 3 इधर बटे में ले आए, तो b वर्ग बटा 3 बराबर c वर्ग। अब फिर हमको क्या दिख रहा है कि जो 3 है वो तो b वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो मैंने ये लिख दिया 3 b वर्ग को विभाजित करता है। अब जब 3 b वर्ग को विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा। तीन बी को भी विभाजित करेगा। अब 3 यहाँ पे देखो, हमने पहले एक लाइन लिखी थी 3 ए को भी विभाजित करता है और 3 बी को भी विभाजित करता है, तो ये तो गलत हो गया। हमने तो शुरू में लिखा था कि दोनों आपस में कट ही नहीं रहे। हमने तो ये लिखा था ना कि 25/15 नहीं है, वो 5/3 है, वो अब किसी से विभाजित नहीं होते। हमने जब √3 को a/b माना था, तो अब 3 तो a को भी काट रहा है और b को भी काट रहा है, 3 b को भी विभाजित करता है, 3 a को भी विभाजित करता है, मतलब ये दोनों 3 से कट रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 a को भी विभाजित कर दे और b को भी विभाजित कर दे। किंतु अब हमको क्या मिल रहा है कि 3 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो 3 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने a और b को कैसी संख्याएं माना था? सह अभाज्य। a तथा b सह अभाज्य, तो सह अभाज्य संख्याओं का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, तो ये गलत हुआ। तो हम क्या लिख देंगे इसके बाद? अतः हमारी मान्यता गलत है एवं √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। इसके बाद हमें 2 लाइन लिखना पड़ेगी, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके अथवा वाला प्रश्न अब सिलेबस से हट चुका। ठीक, प्रश्न नंबर 16, द्विघात बहुपद दे रखा है x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। पहले इसके शून्यक ज्ञात करते हैं, तो ऊपर क्या लिख ले हम शून्यक ज्ञात करने के लिए? 10। अब ये x वर्ग धन कोष्ठक धन 10, आखिरी में धन का चिन्ह है तो मैंने कोष्ठक में धन का चिन्ह लगा दिया। अब दो संख्याएं जिनको जोड़ूं तो 7 आ जाए, योग करने पर 7 आ जाए और गुणा करूं तो 10 आ जाए, तो 5x धन 2x जोड़ेंगे तो 7x आ रहा है और गुणा करने पे 5 गुना 10 आ रहा है। अब ये धन का निशान कोष्ठक में ले जाएंगे तो कोष्ठक को कोई फर्क नहीं पड़ा,
हमने इस स्टेप में केवल कोष्ठक को हटा दिया। एक्स वर्ग धन 5x धन 2x धन 10। अब ये द्विघात बहुपद दिख रहा है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ पे भी है, तो x कॉमन लिया तो x धन 5 बचा। इन दोनों में से 10 को मैं 2 गुणा 5 पढ़ सकता हूँ, तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैंने धन 2 कॉमन लिया, तो इसके पास x धन 5 बचा। अब x धन 5 कॉमन लिया तो ये x धन 2 बचा। x धन 5 बराबर 0, तो x का मान आया ऋण 5। इसमें x धन 2 बराबर 0 लिखा, तो x का मान आया ऋण 2। तो अल्फा का मान हो गया ऋण 5 और बीटा का मान आ गया ऋण 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शून्यकों की और गुणांकों में संबंध की जांच भी करना है, तो मैं इस द्विघात बहुपद को वापस लिख रहा हूँ। एक्स वर्ग धन 7x धन 10, गुणांकों से तुलना कर रहा हूँ, तो गुणांकों के लिए हम मानक बहुपद लेते हैं ax वर्ग धन bx धन c। तो a का मान है 1, b का मान है 7, c का मान है 10। अब हमें 4 मान निकालना हो, कौन कौन से 4 मान निकालेंगे? एक अल्फा धन बीटा का, मतलब शून्यकों का योग करेंगे, एक अल्फा गुणित बीटा का, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, एक ऋण b बटा a का और एक c बटा a का। ये 4 मान याद निकालना है आपको। तो अल्फा ऋण 5 है और बीटा ऋण 2, तो अल्फा की जगह ऋण 5, धन बीटा की जगह ऋण 2, तो ऋण 5 और ऋण 2 ऋण 7 आ रहा है। अल्फा धन बीटा का मान कितना आ रहा है हमारे पास? ऋण 7। अल्फा का ऋण 5 गुणा बीटा का ऋण 2, ऋण 5 गुणा ऋण 2 करूंगा तो ऋण ऋण धन 10। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ रहा है? 10। अब ऋण b बटा a, तो ऋण b का मान 7 बटा a का मान 1, तो ये ऋण 7 आ रहा है। c बटा a, तो c का 10 बटा a का 1। तो अब हम देखते हैं अल्फा धन बीटा का मान इससे मैच हो रहा है, तो हम लिख देते हैं अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a, और अल्फा बीटा का मान 10 आया, c बटा a का भी 10 आया, तो अल्फा बीटा बराबर c बटा a। ये संबंध की जांच हो गई। ठीक, अब इसका अथवा का सवाल है, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। अब बहुपद दे रखा है हमें x वर्ग ऋण 3, तो अब यहाँ शून्यक कैसे निकालेंगे? x वर्ग ऋण अंडर रूट 3 का वर्ग, 3 को जो है वो अंडर रूट 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसमें तो सूत्र लग रहा है a धन b a ऋण b, तो x धन अंडर रूट 3 x ऋण अंडर रूट 3। अब एक बार मैंने लिख दिया x धन अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर ऋण अंडर रूट 3। एक बार लिख दिया x ऋण अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 3। तो अल्फा बराबर ऋण का अंडर रूट 3 और बीटा बराबर धन का अंडर रूट 3। ये तो शून्यक आ गए। अब हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करना है, तो x वर्ग ऋण 3, फिर तुलना करी ax वर्ग धन bx धन c से, तो a का मान 1, b का 0 और c का ऋण 3। a का मान 1 हो गया, b का 0 हो गया, c का ऋण। फिर वही 4 मान, अल्फा धन बीटा, अल्फा गुणित बीटा, ऋण b बटा a और c बटा a। अल्फा धन बीटा, तो अल्फा का ऋण अंडर रूट 3 धन बीटा का अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, योगफल 0 आ गया। अल्फा बीटा, तो ऋण अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो ऋण तो ऐसा ही, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करा तो 3। अब ऋण b का 0 बटा a का 1, तो ये भी 0 और c बटा a, तो ऋण 3 बटा 1। मिला लो मान, इसका 0 आ रहा है और इसका 0 आ रहा है, तो अल्फा धन बीटा का मान यही होता है ऋण b बटा a
और अल्फा बीटा का सी बटा है, ये दोनों मिल गए, तो ये संबंध की जांच भी हो गई। ये हमारा 16वां प्रश्न हो। अब 17वां प्रश्न है 3x धन 4y बराबर 10 तथा 2x ऋण 2y बराबर 2। विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस समीकरण युग्म को वापिस लिख लेते हैं। 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। ये मैंने वापिस लिख लिया। इस समीकरण में किसका गुणा करूंगा? 2 का। नीचे वाली समीकरण से x के गुणांक का। फर्स्ट समीकरण से 3 लेकर इसमें गुणा करूंगा। इसमें किसका गुणा होगा? 3 का। तो अब ये क्या बन रहा है? 2 तिया 6x धन 2 चौक 8y बराबर 2 धाम 20। 2 का गुणा हमने हर पद में किया। फिर नीचे 3 का गुणा करें। 3 दूना 6x ऋण 3 दूना 6y बराबर 6। अब इस समीकरण में से इसको घटा देते हैं। घटाना है मतलब ऋण लगाओ। सभी चिन्ह बदले। 6x धन से ऋण हो गया, 6y जो कि ऋण का है, धन का 6y हो गया, 6 जो कि धन का है वो ऋण का हो गया। अब 6x में से 6x कट गया क्योंकि ऊपर धन का है नीचे ऋण का है। इनके चिन्ह समान है 8 और 6 के, तो 8y और 6y हो गया 14y बराबर 20 में से 6 गया तो भी 14। अब 14y के साथ गुणे में है तो सामने जाएगा तो 14 बटा 14, तो y का मान आ गया 1। y का मान कितना आ गया हमारे पास? 1। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर 10। जहां y लिखा है वहां पे क्या लिखना है? 1। तो ये हो जाएगा 3x एज इट इज धन 4 गुणा y की जगह आ गया 1 बराबर 10। तो ये बन जाएगा 3x, पहले गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करा तो 4 बराबर 10। अब धन 4 अपोजिट साइड जाएगा तो 3x बराबर 10 ऋण 4। धन का 4 उधर गया तो ऋण का 4 हो गया, तो 3x बराबर 10 में से 4 घटाया तो 6। तो x बराबर 6 बटा 3। 3 गुणे में है बटे में गया, जैसे यहाँ 14 गुणे में था तो बटे में गया था, यहाँ 3 गुणे में है तो बटे में गया, तो x बराबर हमारे पास 6 लड्डू है खाने के लिए और खाने वाले कितने लोग हैं? 3। तो सबको कितने कितने लड्डू मिलेंगे? 2 2। तो इस समीकरण का हल हो गया x बराबर 2 y बराबर 1। ये 17वां सवाल जो कि विलोपन विधि से हल करना था। अब इसके अथवा में एक सवाल है जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए बोला गया, तो वो सवाल लिख लेते हैं। 17वें सवाल का अथवा। अब जो सवाल है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां पर भी मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। अब मैं किसी भी एक समीकरण का प्रयोग करूंगा और उससे किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करूंगा। जैसे मान लो मैंने समीकरण 1 का ही प्रयोग करा। समीकरण 1 है x धन y बराबर 14। अब मैं या तो x का मान इधर ही रहने दूंगा, x का मान निकालूंगा, या y का मान। मैं x का मान निकाल रहा हूं तो y को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो धन y इधर गया तो ऋण y, तो x बराबर हो गया 14 ऋण y। इसे मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। मैंने क्या करा? दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण लिखी एज इट इज x धन y बराबर 14। x को इधर ही रहने दिया प्रतिस्थापन करने के लिए, y को उधर ले गया तो 14 ऋण y। अब मैं जो ये x का मान मिला है इसको दूसरी समीकरण में रखूंगा। मैंने पहली समीकरण से मान निकाला है तो मैं रखूंगा इसको दूसरी समीकरण में। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर
हमने एक से मान निकाला इसलिए रखेंगे समीकरण दो में। तो समीकरण दो जो थी वो लिख ली, x ऋण y बराबर 4। अब जहां x लिखा है, अब यहाँ x नहीं लिखेंगे और x का ये वाला मान लिखेंगे, 14 ऋण y, x का ये मान लिख दिया, फिर ऋण y एज इट इज बराबर 4। देखो मैंने x की जगह ये मान रख दिया 14 ऋण y, फिर ऋण का y ऐसा ही बराबर में 4 ऐसा। अब ये दोनों y सजातीय है, एक जैसे निशान है तो जुड़ जाएंगे, तो 14 ऋण 2y, ऋण y और ऋण y, ऋण का 2y, एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है, बराबर 4। अब 14 जो कि इधर धन का निशान के साथ है, उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2y बराबर 4 ऋण 14, 14 उधर गया तो ऋण 14, और ये जो ऋण का निशान है ये 2y का है, तो ये तो ऐसे ही रहा, ऋण 2y बराबर 4 ऋण 14, ऋण 10, ऋण से ऋण कट गया। अब 2 को बटे में ले जाएंगे, तो y बराबर हो गया 10 बटा 2, जो 2 गुणे में था वो बटे में चला गया, तो y बराबर हो गया 5। y का मान क्या आ गया हमारे पास 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 है x बराबर 14 ऋण y, तो y का मान हो गया 5, 14 ऋण 5, तो x बराबर 9। तो इस समीकरण युग्म का क्या हल हो गया, x बराबर 9, y बराबर। ठीक है, तो ये हमने एक सवाल प्रतिस्थापन विधि का भी कर लिया, एक विलोपन विधि का भी कर लिया, जो दोनों आए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। चलो 18वां जो प्रश्न है, हमें गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना है। एक समीकरण दे रखी है जिसके मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो समीकरण है x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि लगानी है, तो ऊपर गुणा करने के क्या चाहिए मेरे को 10, क्योंकि यहाँ गुणे में 1 है, तो मैंने पहली स्टेप लगा दी, x वर्ग ऋण कोष्ठक ऋण 10 बराबर 0, आखिरी में ऋण का निशान है, कोष्ठक में भी ऋण का निशान लगाया। अब घटाने पर तो 3x चाहिए और गुणा करने पर 10 चाहिए, तो 5x में से 2x को घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। अब यहाँ पे ऋण का निशान अंदर जाएगा, तो ऋण का निशान अंदर जाता है तो चिन्ह बदलना पड़ते हैं, तो x वर्ग ऋण का निशान अंदर गया तो ऋण का 5x, फिर ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन का 2x और ऋण का 10 बराबर 0। ऋण का निशान अंदर गया तो चिन्ह बदल रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को एक बार लिख दिया, तो x ऋण 5 दिख रहा है, यहाँ x 2 बार है तो एक बार बाहर, यहाँ भी x है, x बाहर। इन दोनों में से 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 10 क्या होता है 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ दोनों के पास 2 है, तो 2 को बाहर लिया तो x ऋण 5 बराबर 0। अब एक बार मैंने x ऋण 5 लिखा, एक बार x धन 2 लिखा, बराबर 0, तो x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2। ये समीकरण के दो मूल आ गए, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 2। द्विघात समीकरण थी जिसे गुणनखंड विधि से हल करना। अब इसका अथवा का सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण दे रखी है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण क्या दी है, 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल ज्ञात नहीं करना है, तो इसको हम तुलना करेंगे ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है,
ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो ए का मान हो गया 2, फिर बी का मान हो गया ऋण 4 और फिर सी का मान हो गया 3। अब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो विविध कर का सूत्र लगाए, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac ये होता है। इसमें मान रख दें ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 गुणा 3। तो ऋण 4 का वर्ग मतलब 4 में 4 का गुणा करा 16, ऋण 4 दूना 8 और 8 3 24। यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटेगी, 24 में से 16 गया तो ऋण 8, बड़ी संख्या ऋण वाली थी इसलिए ऋण 8। अब ये 0 से छोटा है या बड़ा, जो विविध कर का मान आया वो 0 से छोटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये मान धनात्मक आता तो हम लिखते 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और यदि विविध कर का मान 0 आता तो हम लिखते बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये 18वां सवाल था। अब इसके बाद 19वां प्रश्न देखना है। अब 19वां प्रश्न जो है पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो हमें एक भूमि पर बिंदु लेना है और एक मीनार बनानी है। तो हमने ये मीनार बनाई और एक सामने भूमि पर एक बिंदु लिया। तो प्रश्न में क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो ये हमारा भूमि का बिंदु हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब ये वाला पैरों का बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया और ये दूरी कितनी है 30 मीटर। प्रश्न पढ़ेंगे तो हमको पहली लाइन यही दिख रही है, मान लो इनको नाम दे दिए हमने ए बी सी। तो क्या लिख, ए कहां पर बिंदु है, भूमि पर, इसकी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये बिंदु से मीनार के शिखर को जोड़ लिया, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मैंने इस ऊंचाई को x मीटर मान लिया, हम लिख भी देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, x मीटर। हमारे इस चित्र में BC मीनार हो गई, AB जो है वो दूरी हो गई भूमि के बिंदु और पाद बिंदु की। कोण जो है थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी, x मीटर। अब यहाँ टेन थीटा का सूत्र लगाएं, क्योंकि लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, कर्ण का कोई उपयोग नहीं। तो हमने इस त्रिभुज ABC में टेन थीटा लगाया, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। अब थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री रख दिया, लंब x है तो x रख दिया, बटे आधार 30 है इसलिए 30 रख दिया। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। हमें ये 3 मान तो आने ही चाहिए, टेन 30 डिग्री का 1/√3, टेन 45 डिग्री का 1 और टेन 60 डिग्री का √3। इनमें छोटा जो है 30 डिग्री, तो टेन 30 का 1/√3, टेन 60 का √3 और बीच वाला मान 1 है। अब यहाँ टेन 30 का मान रखा बराबर x/30 है साइन। अब 30 का इधर तिर्यक गुणा कर दो, √3 का नहीं करेंगे, x को अकेला करना है, तो 30 का गुणा 1 में करा दो 30/√3 बराबर x, या x बराबर 30/√3।
अब इसको परिमेयकरण करें तो गुणा √3 बटा √3, तो x बराबर 30 √3 बटा 3, √3 का √3 में गुणा करा तो 3, 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो x बराबर 10 √3। तो हम क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3, ये मीनार की ऊंचाई आ गई 10 √3 मीटर। अब इसका अथवा वाला सवाल करते हैं। इसमें दे रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये वो पतंग वाला सवाल है जिसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। पतंग कहां पर उड़ रही है बेटा, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये जो ऊंचाई है, पिछले प्रश्न में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दी थी, इस प्रश्न में पतंग की ऊंचाई 60 मीटर पहले से दे रखी है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो त्रिभुज बनाओ वो समकोण त्रिभुज बनेगा, तो दिखना भी चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनाया है। हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर तिरछी होती है, ये पतंग हमारी यहाँ पे उड़ रही है और इसके साथ डोरी की लंबाई, ये डोरी को हमने एक अस्थायी रूप से यहाँ पे बांध दिया। BC हमारे लिए पतंग की ऊंचाई हो गई और A वो बिंदु हो गया जिससे हमने डोरी को पत्थर पे डोरी को बांध दिया। डोरी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का दे रखा है, तो हमें इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने ये डोर की लंबाई यहाँ पर x मीटर मान। पतंग की ऊंचाई तो हम सीधी बात करते हैं, ऊंचाई कभी भी तिरछी नहीं नापी जाती। तो पतंग की ऊंचाई हो गई 60 मीटर, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, मैंने क्या मानी, x मीटर। डोरी का भूमि के साथ जो कोण है वो 60 डिग्री। तो यहां लिख लेता हूं, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। पतंग की ऊंचाई कितनी है, बराबर 60 मीटर, और डोरी का झुकाव थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो इस सवाल में तो साइन थीटा लगेगा, क्योंकि जो मान दिया है वो लंब का दिया है और जो ज्ञात करना है वो कर्ण का मान ज्ञात करना है। पिछले सवाल में आधार दिया था, लंब ज्ञात करना था, तो लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा होता है, लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा होता है। तो हम साइन थीटा लगाए, चाहे तो कोसेक थीटा भी लगा सकते थे। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, बराबर लंब का मान 60 मीटर बटे कर्ण का मान x मीटर। अब साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर 60 बटा x, ये ऐसे ही लिख दिया। तिर्यक गुणा करें, अब इसमें पहले मैंने ये गुणा इधर कर दो, x का √3 में करा तो x √3, लेकिन x अभी गुणांक बन गया तो 2 का इधर कर दो, तो 2 का 60 में करेंगे तो 120। अब हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान आएगा 120 बटा √3। √3 जो कि गुणे में है वो बटे में चला गया। अब इसका परिमेयकरण कर दें तो गुणा √3 बटा √3, तो x बराबर 120 √3 बटा 3। √3 का √3 में गुणा करा तो 3, तो 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 शून्य, तो x बराबर 40 √3। तो x हमने क्या माना था, डोरी की लंबाई को,
तो लिख देते हैं अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये 19वें के दोनों प्रश्न हो गए। अब जो 20वां प्रश्न है वो सिलेबस में नहीं है, ये दोनों हट चुके हैं सिलेबस से। अब इसके बाद 21वां प्रश्न करना है हमको। 21वां भी सिलेबस से हट गया, हमें सीधे 22वां प्रश्न करना है। 20वां और 21वां जो है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे? 22वां। 22वां प्रश्न है, सरल सा सवाल है एपी चैप्टर का। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? क्या है प्रश्न? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? 2 अंकों वाली संख्याएं देखनी है और किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य। तो हमें पता है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं 12 से स्टार्ट होती है। 12, 15, 18 और आखिरी संख्या 99 होती है। ये वो संख्याएं जो 3 के पहाड़े में आएंगी, 3 से विभाजित हो जाएंगी और 2 अंकों वाली है, 1 अंक वाली नहीं लेनी। अब कितनी है, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। ये एक एपी है, इस एपी का प्रथम पद है 12, सबसे पहले नंबर पे लिखा है। जो इसका डिफरेंस है सार्वंतर वो 15-12, मतलब 3 का सार्वंतर है। और जो इसका अंतिम पद है वो क्या है? 99, an, nवा पद। हमें ज्ञात करना है n का मान, पदों की संख्या। तो हम इस an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र होता है a धन n ऋण 1 गुणा d। ये सूत्र पढ़ा है हमने। ये आता भी 1 नंबर का, किसी एपी के nवें पद का सूत्र लिखो। अब an का मान लिख दिया 99 बराबर a का मान लिखा 12 धन n ऋण 1 गुणा d का मान लिखा हमने 3। अब 12 को इधर ले आओ तो 12 घट जाएगा, 99 ऋण 12 बराबर 12 तो इधर चला गया, इधर बच रहा है n ऋण 1 गुणा t। तो 99 में से 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 घटाया तो 7, 9 में से 1 घटाया तो 8 बराबर n ऋण 1 गुणा 3। अब हम देखते हैं 3 इधर कोष्ठक के साथ गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा। इस बार के लिए सबसे आईएमपी सवाल है। तो 87/3 बराबर n ऋण 1। तो 3 दूना 6, 3 नाम 27, इधर बचा 29 बराबर n ऋण 1। तो 29 धन 1 बराबर n, तो n बराबर 30। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक, अब इसका अथवा का सवाल देखें। 22वें का अथवा। इसका अथवा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एपी का 31वां पद जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 बराबर 38 है। ये मैं प्रश्न में से जानकारी उतार रहा हूं। 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो A16 बराबर 73। अब इनसे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कोई भी पद ज्ञात करना हो आपको ए मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए और डी मतलब सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। ए और डी पता है तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए और डी डायरेक्ट नहीं दिए हैं, इस तरह से दिया है। तो A11, 11वें पद को हम क्या बोलते हैं? ए धन 10 डी बराबर 38। 11वां पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए धन 10 डी। और 16वें पद के लिए क्या लिख सकते हैं? ए धन 15 डी बराबर 73। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो
समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। तो ये हो गई a धन 10d बराबर 38, a धन 15d बराबर 73। घटाना है, अभी विलोपन विधि में करा था, सब जगह चिन्ह बदल गए, तीनों धन की संख्याएं थी तो तीनों ऋण हो गई। a से a कट गया, यहां बचा ऋण का 5d, इधर इसको घटाओगे तो 73, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचा था अब 6 में से 3 गए तो 3, तो ऋण का 35, बड़ी संख्या ऋण वाली, ऋण से ऋण कट गया, d बराबर 35/5, तो d का मान आ गया 7, 5 एकम 5, 5 तो 35। d के मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, a धन 10d बराबर 38 और d का मान कितना है 7, तो a धन 10 गुणा 7 बराबर 38। पहले गुणा करो, a धन 10 का 7 में गुणा करा तो 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 ऋण 70, तो a का मान आ गया ऋण का 32, बड़ी संख्या ऋण वाली है तो निशान ऋण का लगाना पड़ेगा। ये हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो गया। तो अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां। तो अब 31वें पद के लिए 31वें पद का सूत्र क्या होगा, a धन 30d, इसमें a और d के मान रख देते हैं। a का मान ऋण 32, d का मान 7, तो ऋण 32 धन 30 गुणा 7, तो ऋण 32 धन 210, तो 210 में से 32 घटाए तो 178, क्या आ गया 178। कौन सा पद, 31वां पद जो ज्ञात करना। ये हो गया हमारा कौन सा सवाल, 22वें का अथवा। अब 23वां सवाल करना है जो कि अभी भी सिलेबस में है, 24वां सिलेबस से बाहर है, 25वां भी सिलेबस से बाहर है और एक 26वां। हमें 2 प्रश्न और करने हैं। चलो हम उन प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अब हमें करना है 23वां प्रश्न, त्रिकोणमिति का है, जिसमें हमें सिद्ध करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए धन टेन ए। प्रश्नावली 8.3 का सवाल है। हमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो हम LHS ले रहे हैं इस सवाल में, अंडर रूट 1 धन साइन ए बटा 1 ऋण साइन ए, ये LHS है। हम 9th क्लास में परिमेयकरण करते थे, जिसमें हम बटे का जो निशान होता था उसको बदलते थे। तो यहाँ पर भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे और ये याद रखना है इस अंडर रूट के अंदर ही करना है। तो ये मैंने LHS उतारा और यहाँ पे मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, नीचे 1 ऋण साइन ए लिखा है ना, तो मैं 1 धन साइन ए से गुणा करूंगा और बटे में भी 1 ऋण साइन ए है तो 1 धन साइन ए करूंगा। किसका गुणा कर रहा हूं मैं, यहाँ ऋण का निशान है इसलिए मैंने दोनों जगह धन का निशान लगाया, जैसा हम परिमेयकरण में करते थे। अब बराबर अंडर रूट, ये मुझे दिख रहा है, ये ऊपर दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, तो जैसे हम x का गुणा x में करते हैं तो x का वर्ग हो जाता है, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, तो मैं इसको 1 धन साइन ए का वर्ग लिख सकता हूँ, कोष्ठकों की घातें आपस में जुड़ गई। और हम एक सूत्र ये लगाते हैं a ऋण b a धन b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग, ये सूत्र हमने पढ़ा है। तो बटे में हमें यह सूत्र लगते हुए दिख रहा है, जब भी परिमेयकरण किया जाता है तो ये सूत्र बन जाता है, इसलिए हम चिन्ह बदलते हैं, a ऋण b a धन b, तो क्या लिख सकते हैं a वर्ग ऋण b वर्ग, मतलब 1 का वर्ग ऋण साइन ए का वर्ग, ये सूत्र बन गया
ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो अब मैं साइन ए के वर्ग को तो साइन वर्ग ए भी लिख सकता हूं। ऊपर तो क्या हुआ, दोनों कोष्ठक एक जैसे थे, तो किसी संख्या का, किसी व्यंजक का जब उसी व्यंजक में गुणा होता है तो उस व्यंजक का वर्ग हो जाता है। तो ऐसे ही एक कोष्ठक का उसी कोष्ठक में गुणा हुआ तो उस पूरे कोष्ठक का वर्ग हो गया। और बटे में ए ऋण बी, ए धन बी का सूत्र ए वर्ग ऋण बी वर्ग। अब अगली स्टेप में मैंने क्या करा, ऊपर तो ऐसे लिख दिया, अंश में एक धन साइन ए का वर्ग बटा, एक का वर्ग मुझे पता है एक होता है, ऋण साइन वर्ग ए। तो हमने एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी है, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर एक, ये पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसमें मिल रहा है एक ऋण साइन वर्ग है, तो मैं इस साइन वर्ग ए को दूसरी तरफ ले गया, तो ये एक ऋण साइन वर्ग ए क्या होता है, कॉस वर्ग है। तो मैं बटे में लिख सकता हूं कॉस वर्ग ए, तो एक धन साइन ए का वर्ग बटे कॉस वर्ग ए। अब मुझे दिख रहा है अंश में भी वर्ग लगाए पूरे कोष्ठक पे, हर में एक अकेला पद है जो वर्ग में, तो हम इस वर्गमूल से इन दोनों वर्गों को जो कि पूर्ण वर्ग हो चुके हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो अंश में बच रहा है एक धन साइन ए और बटे में बच रहा है कॉस ए। अंश में क्या बचा, एक धन साइन ए और बटे में कॉस ए। तो हमने इस कॉस ए को एक के बटे में अलग लिख लेना है, एक बटा कॉस ए, धन साइन ए के बटे में अलग लिख लेना है, साइन ए बटा कॉस ए। अब एक बटा कॉस ए हमने सूत्र पढ़ा है सेक ए होता है त्रिकोणमिति टेबल में, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो हम एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस लेकर आ गए, ठीक है। तो ये हमने एलएचएस लिया था और आरएचएस बन गया। आपने एलएचएस लिया, नीचे एक ऋण साइन ए था, गुणा कर दिया एक धन साइन ए बटा एक धन साइन ए से, देखा ऊपर के कोष्ठक एक जैसे हो गए, तो उनको वर्ग चलाया, कुछ भी नहीं करना, बस वो एक धन साइन ए का वर्ग, एक धन साइन ए का वर्ग, एक धन साइन ए का वर्ग, नीचे ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र बना, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। फिर एक का वर्ग एक होता है, एक ऋण साइन वर्ग ए को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, कॉस वर्ग है। अब दोनों पूर्ण वर्ग है तो दोनों बाहर आ गए, कॉस ए को बटे में अलग अलग कर दिया, एक बटा कॉस ए होता है सेक, साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन। यही सवाल अगर ऊपर धन है नीचे ऋण, सॉरी अभी ऊपर धन है नीचे ऋण है, अगर ऊपर ऋण होता नीचे धन होता तो यहाँ ऋण रहता यहाँ धन, तो हम गुणा ऋण वाले पदों से करते, अगर नीचे धन होता तो हम ऋण वाले पदों से गुणा करते। तो ऊपर एक ऋण साइन ए का वर्ग, एक ऋण साइन ए का वर्ग, एक ऋण साइन ए का वर्ग चलता, तो यहाँ एक ऋण साइन ए बाहर आता, फिर बटे में एक बटा कॉस ए ऋण साइन ए बटा कॉस ए, तब उत्तर आता सेक के ऋण टेन। तो वो सवाल भी बन सकता है, ठीक। अब इसका अथवा वाला सवाल, अथवा का सवाल है साइन ए धन कोसेक ए का वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए का वर्ग बराबर 7 प्लस 10 वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए, ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी एलएचएस ले रहे हैं हम, तो एलएचएस लिया मैंने, साइन ए धन कॉसेक ए का वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए का वर्ग, केवल एलएचएस लिख लिया। अब मुझे दोनों जगह ए धन बी के वर्ग वाला सूत्र लगता हुआ दिख रहा है, इधर भी ए धन बी का वर्ग है, इधर भी ए धन बी का वर्ग है, तो मैं वो सूत्र लिख रहा हूं, ए धन बी का वर्ग होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, या ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। इसमें ए साइन ए हो गया और बी कोसेक ए, तो यहां लग जाएगा ए वर्ग
ये ए का वर्ग मतलब साइन वर्ग ए, धन बी का वर्ग मतलब कोसेक वर्ग ए, धन 2ab, तो धन 2 साइन ए गुणा कोसेक ए। ये हमको इस ए धन बी के वर्ग से एक्सपांशन करने से ये मिला, साइन ए का वर्ग धन कोसेक ए का वर्ग धन 2ab। अब इसमें भी यही सूत्र लगाना है, ए धन बी का वर्ग, फिर ये बीच वाला धन का निशान, अब ए वर्ग हो गया कॉस वर्ग ए, धन बी वर्ग हो गया सेक वर्ग ए, धन 2ab कॉस ए गुणा सेक, 2 कॉस ए सेक ए। हमने दोनों तरफ क्या लगाया, ए धन बी के वर्ग का सूत्र दोनों पदों में। अब इस साइन वर्ग ए और कॉस वर्ग ए को मैं एक साथ लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बाद में ये साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए एक हो जाएगा, ये सूत्र पढ़ा है। अब इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, धन कोसेक वर्ग ए, इसको तो लिख चुका हूं, अभी सेक वर्ग ए को ऐसे ही लिख रहा हूं, धन सेक वर्ग ए। मैंने वर्ग वाले सारे पद लिख लिए, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, कोसेक वर्ग ए धन सेक वर्ग ए। अब इनको बचे हुए पदों को लिख रहा हूं, तो अब इसको मेरे को ध्यान रखना है, साइन ए 1 बटा कोसेक ए होता है ना, या कोसेक ए 1 बटा साइन ए होता है, तो मैं किसी भी एक को बदलूंगा, तो 2 ऐसे ही लिखा, साइन ए भी ऐसे ही लिख दिया, तो मैं कोसेक ए की जगह गुणे में लिख रहा हूं 1 बटा साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक ए यही होता है 1 बटा साइन ए, इसमें भी यही हो रहा है, धन 2 कॉस ए सही लिख दिया, तो गुणा सेक ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, ठीक है ना। तो यहां पर साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, और साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए तो एक होता है, एक धन कोसेक वर्ग ए धन सेक वर्ग ए धन, यहाँ पे 2 बचा और आखिरी में भी 2 बचा, तो 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। मेरे को लाना 7, जैसे मुझे इस पद से 1 मिला, 2 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, अब 2 त्रिकोणमितीय पद और बचे, मतलब एक इससे मिलेगा तो 6, एक इससे मिलेगा तो 7 हो जाएगा, और मुझे ना कोसेक की जरूरत है ना सेक की, मुझे तो टेन और कॉट की जरूरत है। तो देखो ये 1 और 2 3 और 2 5 तो लिख लिया, धन कोसेक वर्ग ए का सूत्र होता है 1 धन कॉट वर्ग होता है ये सूत्र, और सेक वर्ग ए का सूत्र होता है 1 धन टेन वर्ग ए, ठीक है। तो ये 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, धन कॉट वर्ग ए धन टेन वर्ग ए। यही सवाल करना था हमें, यही लेके आना था, आगे आइए, बस मैंने कॉट वर्ग ए पहले लिख दिया, टेन वर्ग ए बाद, तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर आरएचएस, हम एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस लेकर आ गए, ठीक है। हमने ए धन बी के वर्ग के सूत्र लगाए, उनसे इन दोनों कोष्ठकों का प्रसार हो गया, फिर त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगा साइन वर्ग ए, इसके साथ लिख दिया धन कॉस वर्ग ए, कोसेक वर्ग ए, सेक वर्ग ए को अभी ऐसे ही रहने दिया, 2ab वाले पद दिख रहे थे, 2 साइन ए कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोसेक ए को लिख दिया 1 बटा साइन ए, तो कट के 2 बचा, सेक ए को लिख दिया 1 बटा कॉस ए, तो ये भी कट के 2 बचा, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया था, फिर 1 2 मिलकर 7 हो गए, इनके सूत्र और लगा, ठीक। ये 26वां प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसमें कुछ बल्बों का जीवन काल दिया है और संबंधित बारंबारता दी है, हमें इनका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, बहुलक मोड जिसको बोलते हैं, तो बहुलक ज्ञात करना समस्त सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे सरल है, इसके लिए हम सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढते हैं पहले, तो Fi में सबसे बड़ा मान 61 है, इसको हम क्या लिखेंगे F1, F1 के ऊपर वाला मान होगा F0 और F1 के बाद 2 F2, जो सबसे बड़ा मान था 61 उसके सामने बॉक्स बनाना है, तो आपको L का मान मिलेगा 60, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 60 हो गई, और हाइट कितनी हो गई
80 माइनस 60, तो एच का मान आ गया 20, तो परास है वो कितना आ गया 20। अब बहुलक को हम जनरली z से डिनोट करते हैं, तो बहुलक का सूत्र होगा z बराबर l धन f1 ऋण f0 बटे 2f1 ऋण f0 ऋण f2 गुणा h। ये होता है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें हम मान रख देते हैं, l का मान 60, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 है, धन f1 का मान 61 ऋण f0 का मान 52 बटा 2 गुणा 61 ऋण 52 ऋण 38 गुणा h का मान कितना था 20। अब ये ध्यान रखना है, 60 का प्रयोग हम बिल्कुल आखिरी में करेंगे, तो 60 को तो ऐसे ही लिखो, बीच में धन का निशान। अब पहले इस मंझले कोष्ठक को हल करना है, तो 61 में से 52 घटा दो, अंश में 9 बचेगा, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 छठी 12, 122। दोनों ऋण की संख्या है, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 52 में 8 जोड़ा तो 60, में 30 जोड़ा तो 90। अब 122 में से 90 घटा दो, तो 60 ऐसा ही, धन 9। अब इस मंझले कोष्ठक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बटे में बचा 32 गुणा 20। हमें पता है गुणे की संख्या में अंश के पर कट सकते हैं, 4 से काट दिया, चारों पर जो 20, चारों 8 32, तो ये बचेगा 60 धन ऊपर 9 पंजे 45 हो गया बटा 8। चाहो तो 45 को 8 से भाग दे के देख लो, या काटना चाहो तो काट दो, 8 पंजो 40, तो बचेगा 5, शून्य लगाई तो यहाँ दशमलव, 8 संग 48, बचेगा 2, फिर शून्य लगाई तो 8 गुना 16, बहुत है 2 स्थानों पर, या एक बार और कर दोगे तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो देखो मैंने 60 को बिल्कुल आखिरी तक एक जैसा लेके चल रहा हूँ, 45 में 8 का भाग दिया तो 5.625, तो मेरा बहुलक जीवन काल आ गया, 60 में 5 जोड़ा तो 65.625, यहाँ जीवन काल घंटों में दिया है, तो बहुलक जीवन काल आ गया 65.625 घंटे। मतलब सबसे ज्यादा चलने वाले बल्ब जो है वो 65.625 घंटे चलते हैं। ठीक है, एक इसका अथवा का सवाल और करना है। अब जो अथवा में सवाल है उसमें हमें माध्य व्यय निकालना है। ये कुछ परिवार, मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पे होने वाला खर्चा, प्रतिदिन भोजन पे कितना खर्चा होता है, तो दैनिक व्यय दे रखा है, व्यय है तो ऑब्वियसली रुपयों में है, वो जीवन काल घंटों में था, ये रुपयों में दे रखा है, और परिवारों की संख्या, सौ से 150 रुपए, 100 से 150 रुपए के बीच परिवारों की संख्या 4 है जिनका खर्चा 100 से 150 रुपए का है। 150 से 200 रुपए तक का खर्चा 5 परिवारों का है। 200 से 250 रुपए का खर्चा 12 परिवारों का है। 250 से 300 रुपए का खर्चा 2 परिवारों का है, और 300 से 350 रुपए का खर्चा भी 2 परिवारों का। ऐसे कितने परिवार हैं कुल 25। माध्य में जरूरत पड़ता है, ये प्रश्न में दिया हुआ है सिग्मा एफ आई का मान, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों की संख्या है। हमें इनके लिए क्या ज्ञात करना है, माध्य खर्च, माध्य व्यय, ये तो सी आई होता है और ये एफ आई। बहुलक में हमने सबसे बड़ी आवृत्ति देखी थी, अब माध्य निकालना है तो हमें पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई मतलब वर्ग चिन्ह, तो निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा, 100 धन 150 250 बटा 2 करेंगे तो 125, दिख भी रहा है 50 का अंतर है, 50 का मध्य होता है 25 आधा, तो 100 में 25 जोड़ा, यहाँ 150 में 25 जोड़ो 175, 200 में 25 जोड़ा 225, 250 में 25 जोड़ा 275, 300 में 25 जोड़ा
माध्य ज्ञात करना है, हमें जिस विधि से ज्ञात करना हो हम कर सकते हैं। बहुत कम मान है, थोड़ा सा गुणा करने में मेहनत लगेगी, इसलिए मैं प्रत्यक्ष विधि ही लगा रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि में एफ आई का गुणा एक्स आई में कर देते हैं, एफ आई एक्स आई। तो 4 का गुणा 125 में करो तो 500, 125 चौक 500। 5 का गुणा 175 में, पचम 25 की 5 हासिल 2, 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। अब 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27। अब 2 का 275 में तो डायरेक्ट 550, 250 का डबल 500, 25 दूना 50, फिर 325 का डबल 650। अब ये एफ आई एक्स आई का योग भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 0 0 0 5, इकाई का अंक तो 5 आ रहा है। अब दहाई का अंक 5 और 5 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27 और 5 32 की 2 हासिल 3, 3 और 2 5, 5275। तो हम कौन सी विधि लगा रहे हैं माध्य ज्ञात करने की? प्रत्यक्ष विधि। तो समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई, इधर 5275 बटे 25, डायरेक्ट 25 से काट दें, 25 से कम 25, 52 में भाग देंगे तो 25 दूना 50, 2 बचेगा 27, 25 से कम 25, फिर 2 बचेगा 25 से कम 25। तो ये माध्य व्यय कितना आ गया? 211 रुपए। जो दैनिक माध्य व्यय आया वो कितना आया? 211 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर वर्ष 2021 का, कौन से साल का पेपर है ये? 2021 का पूरा पेपर हल हो गया। आपको क्या करना है? हर प्रश्न को वापिस करना पड़ेगा। 1-1.25 घंटे में पेपर को देखें, इसको सॉल्यूशन को समझें और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में उतारें। ऐसे 2021 से लेकर 2024 तक के हम सारे पेपर कर लेंगे तो आराम से बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन भी, क्या बोलता हूं मैं, तो आपको बोलूंगा कि आप डिस्टिंक्शन ले आओगे आराम से, यदि हमने 2021 से लेकर 2025 तक के बीते 4 वर्षों के पेपर अच्छे से कर लिए। तो ये अभी हमने 2021 का पेपर करा, ठीक है।